हम मार्च 2026 के घटनाक्रमों को खंगालेंगे। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि घटनाओं को केवल ऊपर से देखना काफी नहीं है, चाहे वो हिंद महासागर में डूबा हुआ कोई युद्धपोत हो या डिजिटल जनगणना का फैसला। बिल्कुल। हर घटना किसी बड़े भू राजनीतिक या सामाजिक तंत्र का हिस्सा है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि चीजें क्या हो रही हैं, इसके साथ साथ वे कैसे और क्यों हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। मार्च में एक खबर आई जिसने मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमलों में ईरानी नेता अली खामेनी की मृत्यु की खबर आई। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। हाँ, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से जो सबसे चौंकाने वाली घटना हुई वो श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हुई। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत, जिसका नाम आयरिस देना था, उसे डुबा दिया, और वो भी MK-48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि मध्य पूर्व का ये तनाव हमारे दरवाजे यानी श्रीलंका के पास क्यों आ गया, और ये MK-48 टॉर्पीडो आखिर है क्या? देखिए, यहाँ हमें भू राजनीति के पूरे तंत्र को समझना होगा। श्रीलंका के पास का जो समुद्री क्षेत्र है वो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। सही बात है। अगर ईरान और अमेरिका का टकराव हिंद महासागर तक पहुंचता है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत के ऊर्जा और व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए इसे रणनीतिक भाषा में चोक पॉइंट कहा जाता है। और ये MK-48 टॉर्पीडो का क्या एंगल है? रही बात MK-48 टॉर्पीडो की, तो यह एक अत्यधिक उन्नत और वायर गाइडेड हथियार है। ये सीधे जहाज से नहीं टकराता। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? यह जहाज के ठीक नीचे जाकर फटता है, जिससे पानी के अंदर एक विशाल वैक्यूम या बुलबुला बनता है। ये बुलबुला जहाज को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मतलब ये अमेरिका का एक बहुत ही स्पष्ट शक्ति प्रदर्शन था। ओह, तो इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय नौसेना की सक्रियता का कारण समझ में आता है। बिल्कुल। नौसेना का ऑपरेशन संकल्प, जो गल्फ ऑफ ओमान और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चल रहा है, और ऊर्जा आपूर्ति के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत काफी सतर्क है। आपको याद होगा, नई दिल्ली में हाल ही में रायसीना डायलॉग्स 2026 आयोजित हुआ था। हाँ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। सही। और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इसके मुख्य अतिथि थे। इस बार की थीम बहुत दिलचस्प थी: संस्कार, आत्म प्रस्तुति, सामंजस्य और प्रगति। और यहीं से रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की भी शुरुआत हुई है ना? हाँ, देखिए, विज्ञान कूटनीति या साइंस डिप्लोमेसी आज के समय का बहुत बड़ा हथियार है। जब तकनीक और विदेश नीति मिलती है तो देश का रक्षा क्षेत्र मजबूत होता है। इसी बात पर मुझे सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट याद आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा आयात में लगभग 4% की कमी आई है, जो कि मेक इन इंडिया का सीधा प्रभाव है। बिल्कुल। लेकिन एक कैच भी है। आयात में कमी के बावजूद भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सेना के पास कई पुराने रूसी सिस्टम हैं। आप उन्हें एक रात में या एक साथ तो बदल नहीं सकते। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को दिशा देने के लिए रक्षा मंत्री ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जारी किया है। और स्वदेशी तकनीक की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने वायु बाण प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। हाँ, ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी US है। आसान भाषा में कहें तो अब हमारे हेलीकॉप्टर हवा से ही ड्रोन्स का एक झुंड लॉन्च कर सकेंगे। इसके अलावा नौसेना ने समुद्री सुरक्षा के लिए IOS सागर का दूसरा संस्करण भी शुरू किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति भी हुई है। कौन सी? RM नचमई भारत के कैगा परमाणु संयंत्र की पहली महिला संचालन प्रमुख बन गई हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ ये उपलब्धियां हैं, वहीं कूटनीति की बिसात पर कुछ चुनौतियां भी हैं। आप कनाडा और अमेरिका वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। भारत और कनाडा के बीच जो ठंडे पड़े संबंध थे, उनमें अब सीपा यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता फिर से शुरू हो रही है। इससे सेवा और व्यापार क्षेत्र को लाभ होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से एक आर्थिक खतरा मंडरा रहा है। हाँ, अमेरिकी USTR ने ट्रंप प्रशासन के तहत भारत और चीन पर सेक्शन 301 और मजबूर श्रम या फोर्स्ड लेबर को लेकर जांच शुरू कर दी है। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो क्या आप थोड़ा समझाएंगी कि सेक्शन 301 वास्तव में कैसे काम करता है? क्योंकि चर्चा है कि इसके कारण मई 2026 से नए टैरिफ लग सकते हैं।
देखिए, सेक्शन 301 अमेरिका का एक व्यापार कानून है। ये उन्हें किसी भी देश पर एक तरफा आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि वो देश अनुचित व्यापार कर रहा है। मतलब एक तरह से मनमानी। आप ऐसा कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हमारे निर्यातकों के रास्ते में एक नया टोल नाका खड़ा कर देगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता गिर जाएगी। बिल्कुल, ये तो कूटनीतिक दबाव बनाने का एक क्लासिक तरीका लग रहा है। बिल्कुल वही है। खैर, अब विदेशी दबावों से हटकर अगर हम अपने दूसरे स्तंभ घरेलू नीतियों और न्यायपालिका की ओर चलें, तो भारत एक बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। 2027 की डिजिटल जनगणना। जी हाँ, 2027 में 16वीं जनगणना होने जा रही है। 11,718 करोड़ रुपए की लागत और 30 लाख कर्मियों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्रक्रिया होगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रगति और विकास नाम के शुभंकर भी लॉन्च किए हैं। पर सवाल ये है कि डिजिटल जनगणना से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये केवल लोगों के सिर गिनने की कवायद नहीं है। डिजिटल जनगणना का अर्थ है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। मतलब डेटा तुरंत उपलब्ध होगा। बिल्कुल। जब डेटा डिजिटल होगा तो सरकार को ये तुरंत पता चल जाएगा कि किस जिले में किस विशेष जनसांख्यिकी को कौन सी कल्याणकारी योजना की आवश्यकता है। ये नीतियां बनाने के पूरे ढांचे को बदल देगा। ये तो बड़ा बदलाव होगा। अब अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सबसे संवेदनशील मामला था पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का। हरीश राणा केस है ना? हाँ, हरीश राणा जो 13 साल से PVS यानी पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। कोर्ट ने उनके लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी। यहाँ चिकित्सा और कानून के बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, PVS वो स्थिति है जहां व्यक्ति के मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, लेकिन निचला हिस्सा यानी ब्रेन स्टेम काम करता रहता है। मतलब व्यक्ति सांस तो लेता है लेकिन उसे होश नहीं होता। बिल्कुल। अब सक्रिय इच्छा मृत्यु में कोई घातक दवा दी जाती है जो कि भारत में पूरी तरह अवैध है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर को हटा लेना ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस आधार पर सही माना? कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार का हिस्सा माना है। क्या बहुत ही गहरा फैसला है। और अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 का जिक्र एक और बड़े फैसले में हुआ था। हम सांधनी नंदूरी केस। सही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो दत्तक माताएं हैं उन्हें 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना ही चाहिए, चाहे गोद लिए गए बच्चे की उम्र कुछ भी हो। पहले इसमें उम्र की एक सीमा हुआ करती थी। हाँ। एक अन्य अहम फैसले में कोर्ट ने 11 मार्च को यह भी तय किया कि OBC वर्ग में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत तार्किक है। और वो जो दत्तक माताओं वाला फैसला था वो समानता के अधिकार को स्थापित करता है। बिल्कुल। अब अगर राज्यों के स्तर पर देखें तो वहां भी काफी विधायी गतिविधियां देखी गईं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध धर्मांतरण को रोकना है। हाँ। और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। गोवा ने भी वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2026 पेश किया है। और संसद के स्तर पर CAPF बिल 2026 बहुत चर्चा में रहा है। ये थोड़ा विवादित भी रहा है। बिल्कुल। इस बिल के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को विस्तार दिया गया है। लेकिन इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि CAPF के अपने कैडर के अधिकारियों को लगता है कि इससे उनके प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम इन नीतियों का केवल विश्लेषण कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें हर पहलू पता होना चाहिए। एकदम सही बात है। इसी तरह व्यापारिक नियमों को सरल बनाने वाले जन विश्वास संशोधन बिल 2025 को फिलहाल लोकसभा से वापस ले लिया गया है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। और राजनीतिक हलचल भी कम नहीं रही। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले आगामी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता यानी MCC लागू कर दी है। कुछ अहम नियुक्तियां भी चर्चा में रहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद RN रवि वहां नियुक्त हुए हैं।
और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया है। लद्दाख से एक और बड़ी खबर आई थी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर से एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की हिरासत को रद्द कर दिया गया है। इन सब प्रशासनिक कदमों के समानांतर हमें समाज के कुछ कड़वे सच भी देखने होंगे जो आंकड़ों में सामने आए हैं। आप एनसीआरबी रिपोर्ट की बात कर रही हैं? हाँ, एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 2023 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकने के 180 मामले दर्ज हुए। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? कि इनमें से 96% मामले केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश से हैं। ये एक वस्तुनिष्ठ आंकड़ा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान लागू होने के इतने दशकों बाद भी अगर छुआछूत जैसी घटनाएं हो रही हैं तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और सामाजिक धरातल पर ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के कार्यान्वयन का पहला बड़ा मामला भी सामने आया। असम की दीपाली दास सीएए के तहत नागरिकता पाने वाली पहली व्यक्ति बनी है। सही। इसके अलावा कानून व्यवस्था में एक बड़ी तकनीकी जीत भी हासिल हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्क नेट पर चल रहे ड्रग नेटवर्क टीम काल्की का भंडाफोड़ किया है। देखिए, डार्क नेट पर ड्रग्स का कारोबार पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ओनियल राउटिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे उपयोगकर्ता की पहचान पूरी तरह छिप जाती है और सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है। तो एनसीबी का ये ऑपरेशन वाकई उनकी साइबर क्षमता का बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल है। चलिए अब तकनीक और अर्थव्यवस्था के हमारे तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 26 के आंकड़े हाल ही में जारी हुए हैं और भारत अब 308 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। हाँ, मुकेश अंबानी एशिया में शीर्ष पर हैं। शाहरुख खान ने भी सूची में प्रवेश किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 22 वर्षीय सूर्य मिठा की हो रही है, जिन्होंने अपनी एआई कंपनी मर्कॉर्ड एआई के जरिए संपत्ति में मार्क ज़करबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। क्या 308 अरबपतियों का होना वास्तव में भारत की आर्थिक मजबूती का परिचायक है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ ऊपरी सतह की चमक है जो जमीनी स्तर की आर्थिक असमानता को छिपा रही है? देखिए, ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास होता है। अरबपतियों की संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि देश में पूंजी निर्माण हो रहा है, व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन धन का संकेंद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक गंभीर समस्या है। हालांकि अगर हम जमीनी हकीकत देखना चाहें तो नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 एक बेहतर तस्वीर दिखाता है। इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा है ना? बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पहली बार 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया है, जो वित्तीय समावेश का एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा ओईसीडी ने भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। तो समग्र अर्थव्यवस्था बढ़ ही रही है। और इस विकास को रफ्तार देने के लिए कुछ नई नीतियां भी आई हैं। जैसे वाणिज्य मंत्रालय ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ स्कीम लॉन्च की है। ये उन निर्यातकों के लिए है ना जो पश्चिमी एशिया के संकट से प्रभावित हुए हैं। सही कहा। और 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियम भी लागू हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी एक बड़ा माइलस्टोन मिला है। भारत ने 1000 किलोमीटर का परिचालन मेट्रो नेटवर्क तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गए हैं। और व्यापार सुगमता के लिए एफएसएसआई ने भी कई सुधार किए हैं। बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए प्रिज्म एसजी पोर्टल लॉन्च हुआ है। रक्षा कर्मियों के लिए गृह सुगम पोर्टल भी आया है। और एक बहुत ही दिलचस्प समझौता हुआ है डाक विभाग और ट्राइफिट के बीच। इससे क्या होगा? इससे देश के दूर दराज के इलाकों से आदिवासी उत्पादों को सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है। अब अगर हम तकनीक की बात करें तो आईबीएम ने बेंगलुरु में संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है। गुजरात के सानंद में माइक्रॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू हो गया है। लेकिन मुझे माइटी द्वारा लॉन्च किया गया वॉइसेरा एआई स्टैक काफी खास लगा। हाँ, वॉइसेरा वास्तव में एक ओपन सोर्स वॉइस एआई है। तो ये आम लोगों की कैसे मदद करेगा? देखिए, भारत जैसे देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तभी सफल होगा जब लोग अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। वॉइसेरा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
ISRO ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। और निजी क्षेत्र भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, स्काई रूट का विक्रम-1 लॉन्च के लिए तैयार है और गुजरात के ओम स्पेस ने अपना साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। लेकिन इन सब के बीच अंतरिक्ष से एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली नेविक के बारे में। हाँ, नेविक में लगी एटॉमिक घड़ियां फेल हो गई हैं। अब 11 में से केवल 3 सैटेलाइट ही काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये घड़ियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये समझने वाली बात है। ये भारत के रणनीतिक ढांचे के लिए एक भारी झटका है। देखिए, सैटेलाइट नेविगेशन मूल रूप से समय का खेल है। समय का खेल कैसे? सैटेलाइट अंतरिक्ष से जो रेडियो सिग्नल भेजता है वो आपके फोन तक कितने नैनोसेकंड में पहुंचा, उसी से आपकी सटीक लोकेशन तय होती है। अच्छा। इसके लिए सैटेलाइट में लगी रुबिडियम एटॉमिक घड़ियों का एकदम सटीक होना जरूरी है। 1 नैनोसेकंड की गलती का मतलब है जमीन पर कई किलोमीटर की गलती। बाप रे। और सटीक नेविगेशन के लिए आसमान में एक साथ कम से कम 4 सैटेलाइट्स का संपर्क में होना जरूरी है। अब जब केवल 3 बचे हैं तो ये प्रणाली एक तरह से अंधी हो गई है। मतलब जब तक नए सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते हमें अमेरिकी GPS पर ही निर्भर रहना होगा। बिल्कुल। आर्थिक विकास की इस दौड़ का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला याद आता है जिसने विकास और प्रकृति के बीच के टकराव को सामने ला दिया था। आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वाले मामले की बात कर रही हैं। जी, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश हो रही है। ये पक्षी तो पहले से ही विलुप्त होने की कगार पर है ना? हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक भारी पक्षी है और इसके सामने देखने की क्षमता यानी फ्रंटल विजन बहुत कमजोर होती है। तो समस्या क्या आ रही थी? राजस्थान और गुजरात में जो बड़े बड़े सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनके हाई टेंशन तारों से टकराकर इन दुर्लभ पक्षियों की मौत हो रही थी। ओह, तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि क्लीन एनर्जी चुने या एक प्रजाति को बचाएं? बिल्कुल। और कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए कुछ इलाकों में तारों को अंडरग्राउंड करने और बर्ड डाइवर्टर लगाने के निर्देश दिए। ये संतुलन हर जगह जरूरी है। जैव विविधता के क्षेत्र में भारत ने अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट और नागोया प्रोटोकॉल पर पहली रिपोर्ट भी सौंपती है। और कोनो नेशनल पार्क से भी मिलीजुली खबरें आ रही हैं। हाँ, वहां पहली बार दुर्लभ फॉरेस्ट आउलेट पक्षी दिखा है। बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए गए हैं और नामीबिया का चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में अब कुल 53 चीते हो गए हैं। लेकिन बाघों के लिए साल 2025 अच्छा नहीं रहा। 166 बाघों की मौत दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 41 मौतें महाराष्ट्र में हुई। ये पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत में पहली बार जुगनुओं की 92 प्रजातियों की एक व्यापक सूची तैयार की गई है। जुगनुओं की गिनती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वे बायो इंडिकेटर्स होते हैं। जिस वातावरण में प्रदूषण होता है या कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है, वहां जुगनू पनप नहीं सकते। मतलब उनका होना एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। बिल्कुल। कुछ अन्य पर्यावरणीय घोषणाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कालिंजर किले को राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल घोषित किया गया है। और तमिलनाडु के अरियूर शोला में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। हाँ, जहाँ कृत्रिम रोशनी नहीं होगी ताकि खगोल विज्ञान को बढ़ावा मिले। गुजरात ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में भी ये महीना चर्चा में रहा है। जैसे येलोस्टोन का अकाइनस गीजर जो कई सालों बाद फिर फटा, और महाराष्ट्र के पालघर में एक रासायनिक कारखाने से खतरनाक ओलियम गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते करीब 2600 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा था। ये ओलियम गैस क्या होती है? ओलियम वास्तव में धूम्रित सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये बहुत ही खतरनाक और कोरोसिव गैस है। ऐसी घटनाएं हमारे औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। एकदम सही। अब थोड़ा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर डालते हैं। PPVFRA संस्था ने राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी के तहत पेटेंट दिया है। इसका मतलब है कि इसका अधिकार अब स्थानीय किसान समुदाय के पास रहेगा, किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के पास नहीं। और महिलाओं के लिए कृषि सखी पहल भी शुरू हुई है। लेकिन स्वास्थ्य के आंकड़े थोड़े डराने वाले हैं। हाँ, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बच्चों के मोटापे में भारत अब चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए WHO और नोवो नॉर्डिस्क ने साझेदारी भी की है।
लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से कुछ सकारात्मक रुझान भी हैं। तमिलनाडु लगातार 6 वर्षों से अंगदान के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चिली ने कुष्ठ रोग को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। और पर्यावरण के नजरिए से स्कॉटलैंड से एक बहुत ही अनोखा कानूनी बदलाव सामने आया है। आप उस जलदाह संस्कार वाली खबर की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ मानव अवशेषों के लिए हाइड्रोलिसिस को कानूनी मान्यता दी गई है। इसमें अग्नि के बजाय जल और क्षारीय रसायनों का उपयोग करके शरीर को विघटित किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। जेन जी आंदोलन की लहर पर सवार होकर 27 वर्षीय बालेंद्र शाह ने दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली को हरा दिया और वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसी चुनाव में भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। ये दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। युवा पीढ़ी अब पारंपरिक वंशवाद से ऊब चुकी है और प्रत्यक्ष बदलाव चाहती है। और खेलों में तो भारत के लिए यह महीना जश्न का ही रहा है। भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। मैच के आंकड़े भी शानदार रहे। भारत ने 255 रन बनाए। ये भारत का तीसरा खिताब है और हमने पहली बार घरेलू जमीन पर खेलते हुए अपना खिताब डिफेंड किया है। और इसी उत्साह के बीच भारत न्यूजीलैंड शताब्दी खेल सहयोग कार्यक्रम 2026 की शुरुआत भी हुई है। महिला खेलों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो स्पेन की महान बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने संन्यास ले लिया है। और एक बड़ा नीतिगत बदलाव आईओसी द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ द फीमेल कैटेगरी नीति को लागू करना रहा। अंत में कुछ प्रमुख सूचकांकों और सम्मानों की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड फिर से पहले स्थान पर है और भारत 116वें स्थान पर। CSW की रिपोर्ट ने एक अहम आंकड़ा पेश किया कि महिलाओं को आज भी पुरुषों की तुलना में वैश्विक स्तर पर केवल 64% कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार महिला दिवस की थीम गिफ्ट टू गेन रखी गई थी और समाज के समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। हाँ, दिग्गज अमोल पालेकर को मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी 2025 में ममता कालिया और नवतेज सरना को सम्मानित किया गया। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज मिला है और ऑस्कर्स 2026 में भारत के एंट्री होम बाउंड अंतिम 15 तक तो पहुंची लेकिन शीर्ष 5 में नहीं आ सकी। तो अगर हम इस पूरे महीने का आकलन करें तो मार्च 2026 का ये पूरा घटनाक्रम विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ हम अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर रहे हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चला रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेविगेशन सैटेलाइट फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चे मोटापे की महामारी का शिकार हो रहे हैं और समाज में आज भी भेदभाव की घटनाएं दर्ज हो रही हैं।